हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे पोर्टल लीगल्स अरोमा पे। लीगल्स अरोमा पोर्टल को फॉलो करके आप अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं, लीगल नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं और हमारे साथ इंडियन पॉलिटी पढ़ के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन्स में मेजर मार्क्स का रोल प्ले करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम पर्पज से ही नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें ये पता होना चाहिए कि भारत का संविधान बनाने के लिए ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हमारे इंडियन लीडर्स ने फेस किया था उस समय, ऐसी क्या क्या ज़रूरतें हुई कि भारत का संविधान लिखना बहुत आवश्यक पड़ गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना पावरफुल कैसे बना। हमने पिछली 2 क्लासेस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की डेफिनेशन को देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट कर रहा है, किन के रिलेशनशिप्स को रेगुलेट कर रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीमा लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी पावर्स हैं, जितने भी लॉज बन रहे हैं, उन सब का सोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी है, क्योंकि प्रोग्रेस इन टाइम के साथ साथ हम उसमें चेंजेस भी करते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हम लोग 3 फेजेस को डिस्कस कर चुके हैं। कैसे ब्रिटिशर्स ट्रेड करते हुए आए और रूलर्स बन गए, उसके बाद कैसे उनकी कंपनी रूल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद ही एंड कर दिया था। 1919 से 1947 का जो समय था, इस समय हम लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए था, सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, हम लोग खुद के लिए इंडिपेंडेंट इंडिया की डिमांड करना शुरू कर चुके थे। 1858 से 1919 का जो समय है, उसमें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में बातें हुई। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो था, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस काफ़ी एक्टिव था और वो डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए। उसके लिए आपको जो भी काम करने, जो भी रिफॉर्म्स लेकर आने, ले आइए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट दे दिया मुस्लिम्स को, और ये पहला स्टेप उन्होंने उठाया हिंदूज और मुस्लिम्स में डिसयूनिटी क्रिएट करने का। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बाद हमारे पास आता है मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट का पहला एक्ट है ये। 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग आया था। मुस्लिम लीग के थ्रू सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट की डिमांड शुरू हुई। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स मांगा गया। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट होता क्या है, कास्ट, क्रीड और रिलीजन, इन तीनों के बेसिस पे जब हम अपना इलेक्शन सेपरेटली कंडक्ट करने की डिमांड करते हैं तो उसे सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दो कम्युनिटीज़ हैं। कम्युनिटी ए बोलता है कि हम हमारा इलेक्शन अलग करवाएंगे, हमारे मेंबर मतलब हमारी कम्युनिटी का मेंबर उठेगा इलेक्शन में और उसको हमारे कम्युनिटी के लोग ही वोट देंगे, और अगर वो जीत जाता है तो वो हमारी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए ही काम करेगा, वो बाकी किसी कम्युनिटी में उसका कोई भी रोल नहीं होगा। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू ये डिमांड मानी गई थी और उसके बाद सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स को मिल गया। 7 प्रोविंसेस थे उस समय हमारे पास, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, असम, यूनाइटेड प्रोविंस एंड बर्मा। 1919 के बाद हमारे पास 2 प्रोविंसेस और ऐड हो गए थे, बिहार एंड उड़ीसा प्लस सेंट्रल प्रोविंस। तो अब हमारे पास टोटल 9 प्रोविंसेस हो चुके थे। डायरकी को प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रोविंसेस जो थी हमारी, प्रांत जो थे, उसमें डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। डायरकी डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड डाई और आर्क से मिलता है हमें। इसका मतलब होता है डबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डबल रूल की बात करते हैं। सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन को क्लासीफाई किया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल में। सेंट्रल में 47 सब्जेक्ट्स थे और प्रोविंशियल में 50 सब्जेक्ट्स थे। प्रोविंशियल को फर्दर फिर से क्लासीफाई किया गया ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड में। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो थोड़े लेस इंपॉर्टेंस के थे, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो उसको किसको दे दिया गया, इंडियन मिनिस्ट्री को पकड़ा दिया गया। और जो थोड़े इंपॉर्टेंट थे, जिसमें फाइनेंस, रेलवे, जहाँ पैसे वाली बातें हो रही थी, वो सब किसके पास चला गया, गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। गवर्नर, यहाँ पे मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट में क्लेम्सफोर्ड जो है वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है, जिन्हें गवर्नर जनरल कहा जाता है, जो कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की एडवाइस पे काम करते हैं और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के एजेंट भी हैं, सचिव भी हैं, एजेंट हैं सचिव साहब के। तो मॉन्टेग साहब कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
तो गवर्नर जनरल जो है ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का एजेंट कौन है? गवर्नर जनरल, जिसे हम वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहते हैं। अब इनके पास एडवाइस आती है यहाँ से, उन एडवाइस को एग्जीक्यूट कराने के लिए इन्हें एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दिया गया है। आप पिछली क्लासेस को अगर देखेंगे तो उसमें मैंने इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझाया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल के पास रिजर्व कैटेगरी के सारी मैटर्स आ गए, फंड, फाइनेंस, रेलवे, सब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो इन्होंने रख ली, और जो थोड़ी लेस इंपॉर्टेंस थी वो इंडियन मिनिस्ट्री को दे दिया गया। डायरेक्ट इलेक्शन को भी इस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया। इलेक्टेड मेंबर्स को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में 70% की इंक्रीजमेंट मिल गई। सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया मुस्लिम्स के लिए। वुमेन्स को भी वोटिंग राइट मिल गया था। उसके साथ गवर्नर के पास पावर तो थी ही कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो आप ऑर्डिनेंस ले आओ, उनको वीटो करने का, बिल को वीटो करने का भी पावर गवर्नर के पास था। बजट के बारे में बात हुई कि सेंटर का अलग बजट आएगा और प्रोविंस का अलग बजट आएगा। कम्युनल इलेक्टोरेट की डिमांड होने लगी थी। अब सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन हर कोई डिमांड कर रहा था सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट के बारे में कि हमको भी दो, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स को मिल चुका था। पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया था। प्रोविंसेस में डायआर्की को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स थे जिनमें 2 हाउसेस बनाए गए। अपर हाउस का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस का नाम था लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर्स थे, जिसमें से 34 मेंबर्स इलेक्टेड थे, और लेजिस्लेटिव असेंबली में 144 मेंबर्स थे, जिसमें से 104 मेंबर्स इलेक्टेड थे। ये तो था फीचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, जिसे मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे गवर्नर के पास बहुत पावर दे दी गई थी, इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई थी कि ये अपनी पावर को ओवरराइड करते हुए हर चीज़ में इनका इंटरफेरेंस शुरू हो गया था। गवर्नर के पास इतना पावर था कि गवर्नर साहब ही डिसाइड करते कि कौन सा मैटर प्रोविंशियल सब्जेक्ट में जाएगा और कौन सा सेंट्रल में जाएगा। यहाँ हमने पढ़ा ना, सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन, सेंट्रल और प्रोविंस, कौन कौन किससे सब्जेक्ट कहाँ कहाँ डाले जाएंगे, ये गवर्नर जनरल के पावर के हिसाब से, गवर्नर जनरल ने जो बोल दिया उसी के हिसाब से होता था। इस एक्ट की वजह से इंडियन लीडर्स खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? उसके पीछे भी 2 मेजर रीज़न है। हम रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे थे और आप डायआर्की ला के प्रोविंसेस में सारी चीज़ें खराब करते गए, क्योंकि इनका डायआर्की सिस्टम भी फेल हो गया था। हम रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चाहिए थी, और ये क्या कर रहे थे? गवर्नर जनरल को इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई थी कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, तो वहाँ कोर्ट का कोई रोल नहीं है, कोर्ट की बात का कोई महत्ता नहीं है। गवर्नर जनरल साहब जो बोलेंगे उसी को वैल्यू दिया जाता था। तो गवर्नर जनरल के पास इतनी पावर थी कि वो डोमिनेट करने लगे थे लोगों को। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो आपने हमें दिया ही नहीं। जो डायआर्की का सिस्टम इन्होंने प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया, ये भी फेल हुआ। फेल होने के पीछे का रीज़न ये था कि इन्होंने यहाँ पे जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंडियन मिनिस्टर्स को राइट दे दिया कि आप लॉ बनाओ, रूल बनाओ, जो भी वेलफेयर के लिए करना है आप करो। लेकिन जब भी कभी इंडियन मिनिस्ट्री कोई भी लेजिस्लेचर लाने की कोशिश करता था तो ये गवर्नर जनरल साहब उसमें इंटरफेयर करते थे। इंडियन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के हिसाब से ऐसा था कि जो रिजर्व कैटेगरी थी इसमें फाइनेंस, फंडिंग का सारा चीज़ था, इनके पास फाइनेंस पूरा था। तो अगर हम कोई भी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं तो उसको ये फंड ही नहीं करते थे और अपनी ओवरराइडिंग पावर की वजह से मिनिस्ट्रियल पॉलिसी को डोमिनेट करते थे। तो इस वजह से इनका डायआर्की सिस्टम प्रोविंसेस में फेल हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में, जो कि 10 साल बाद भेजी जाने वाली थी इंडिया में इस एक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को चेक करने के लिए। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि इस एक्ट की वजह से इंडियन लीडर्स खुश नहीं थे, इसीलिए बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग सनलेस डॉन। मतलब इतने नाखुश थे कि इन्होंने कहा कि ये डिसअपॉइंटिंग है, ये एक्ट अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मांग रहे हैं और आप लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को खेलना शुरू कर दिए। डायआर्की सिस्टम लाके आपने एक व्यक्ति को इतना पावरफुल बना दिया है कि वो हमें डोमिनेट कर रहा है। जो गवर्नर जनरल था ना, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी रिस्पॉन्सिबल था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का तो ये एजेंट है, जो वो कहेंगे वही ये कर रहे थे। तो इतना ज़्यादा इन लोगों ने सिचुएशन को ख़राब कर दिया था कि या इस समय हाई डिमांड चल रहा था कि हमें
पूर्ण स्वराज चाहिए। तो अभी तक बात की हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, मोंटैग-क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बारे में। मोंटैग-क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट इंडिया में किस तरीके से काम कर रहा है, क्या उसके वजह से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए या नहीं हुए, उसके वजह से इंडिया का प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसा रहा, इसे चेक करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन भेजा जाने वाला था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे सर जॉन साइमन। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, 10 साल बाद 1929 में कमीशन भेजने वाले थे, लेकिन इनको थोड़ी ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए ये लोग आ गए थे 1927 में ही इंडिया। किस लिए आए थे? ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को चेक करने के लिए आए थे कि क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोग्रेस हुए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। लेकिन इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे और वो 7 मेंबर्स जितने भी थे वो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, इंडियंस नहीं थे। तो करने क्या आ रहा है, मतलब इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का किस तरीके से रोल रहा, क्या इम्पैक्ट आया, उसको चेक करने आ रहे हो, बाहर से आ रहे हो। और मतलब चेक करना है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का कैसा रिजल्ट रहा, कैसा उसका इम्पैक्ट रहा, लेकिन आप बाहर के 7 लोगों को लेकर आ रहे हो, उसमें इंडियंस को शामिल नहीं किया गया इस कमीशन में। इसीलिए मद्रास में एक कांग्रेस का सेशन हुआ 1927 में और इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस कमीशन को पूरी तरीके से बॉयकॉट करेंगे। जब बॉयकॉट करने की बात हुई तो बॉयकॉट करने के पीछे का रीज़न ही यही था कि इस कमीशन में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स क्यों हैं, इंडियंस क्यों नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि रेस्टोरेंट भी मैं खोलूँगी, भोजन भी मैं बनाऊँगी, टेस्ट आप करेंगे और रिव्यू भी 5 स्टार का मैं ही दूँगी। मतलब बनाओगे भी आप, इम्प्लीमेंट हमारे पे करोगे, लेकिन वो कैसा एक्ट कर रहा है इसके लिए आप कमीशन भेज रहे हैं, उसमें 7 ब्रिटिशर्स ही क्यों हैं, इंडियंस क्यों नहीं है। इसलिए इसका बॉयकॉट करने के बारे में इन लोगों ने कांग्रेस सेशन में मद्रास में डिसाइड किया। 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में साइमन कमीशन आया। उसके बाद ये लाहौर की तरफ बढ़ता गया 30 अक्टूबर 1928 में। वहाँ पे लाला लाजपत राय जी ने बहुत ही भरपूर तरीके से इसका प्रोटेस्ट किया, इसके अगेंस्ट लोगों ने कार्यवाही की, साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया। उसी समय लाला लाजपत राय जी को इंजरीज भी हुई और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। 1930 में कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो सचिव साहब थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन लीडर्स को चैलेंज किया और बोला कि आप जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करिए। ठीक है, उन्होंने चैलेंज किया कि आप इंडियन लीडर्स को कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करिए। क्यों कहा? क्योंकि इनको लगा था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स की डिमांड हो रही थी, उसके बाद हिंदूज़ और मुस्लिम्स में डिसयूनिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी हमने देखा कि हर अलग अलग कम्युनिटी अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रही है। तो इन्होंने देखा कि इनमें यूनिटी तो है नहीं और ये लोग एक साथ किसी सेशन में बैठ तो सकते नहीं है, तो बैठेंगे नहीं तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तो कर नहीं पाएंगे। तो इन्होंने चैलेंज किया। उस चैलेंज को हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। एक कॉन्फ्रेंस की गई जिसके हेड थे मोतीलाल नेहरू, और उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस के बाद एक रिपोर्ट लेकर लखनऊ में सेशन हुआ जिसका नाम रखा गया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस में, उस सेशन में एक रिपोर्ट दी गई थी, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जब सबमिट की गई ना, तो उसको पूर्ण एक्सेप्टेंस नहीं मिला। 3 लोगों ने उसको अपोज किया, अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। अपोज करने के पीछे का रीज़न ये था कि हमें अब एक ये हाई टाइम चल रहा था हमारे देश में, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था, हम फुल्ली इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। लेकिन ये अभी भी यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस के बारे में बातें हो रही थी कि मतलब कुछ पावर्स उनके पास, कुछ पावर्स हमारे पास, स्ट्रॉन्ग पावर्स जो थी वो उन्हीं के पास रहेगी। तो ये सारी बातें जब हुई तो उन्होंने रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग 1928, जिसका सेशन कैलकाटा में हुआ। और फिर से फाइनल रिपोर्ट, मतलब नेहरू रिपोर्ट को ही कुछ चीज़ें चेंज करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइनल रूप से सबमिट कर दिया गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास 2 रिपोर्ट्स थी, एक तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो 1930 में उनको मिली, और फिर नेहरू रिपोर्ट मिली 1928 के बाद, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लाई गई, जिसमें डिमांड किया गया कि हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, जिसमें डिमांड किया गया कि जुडिशरी सेपरेट होनी चाहिए, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए। ये सारे डिमांड्स रखे गए और बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी 3 बार होते हैं, जिसमें 2 बार तो इंडियंस को पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया गया था। और इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फ्रेम किया गया।
अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। हमने क्या क्या देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, उसने कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए उसे चेक करने के लिए 10 साल बाद साइमन कमीशन भेजा जाना था, जो 1927 में ही आ गया। उसके बाद साइमन कमीशन के समय में इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को जब चैलेंज किया गया, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, नेहरू रिपोर्ट बनी, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से हम अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फ्रेम कर पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कोई छोटा मोटा एक्ट नहीं है, क्योंकि ये वही एक्ट है जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट किया गया है। हम सोर्सेस ढूंढते हैं कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ से लिया, रेजिस्ट्री पावर्स हमने इधर से लिया, हम ये सब कुछ देखते हैं, लेकिन जो मेन सोर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सिर्फ इंडिया में ही एप्लीकेबल नहीं था, सेपरेशन के बाद ये पाकिस्तान में भी अप्लाई हुआ और ये बर्मा में भी अप्लाई हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये बहुत ही लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट था, बहुत डिटेल था और साथ ही साथ कॉम्प्लिकेटेड भी था। इसमें टोटल 321 सेक्शंस थे और 10 स्केड्यूल्स दिए गए थे। इसमें जो प्रोविंशियल स्टेट्स में हमने डायरकी लगाई थी 1919 में जो लगा हुआ था, उसको एबॉलिश कर दिया गया था, क्योंकि डायरकी एक तरीके से फेल हो चुका था। तो जब वहाँ पे उसका अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो 1935 में डायरकी प्रोविंशियल स्टेट से हटा दी गई थी। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई। ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जितने भी ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी है, इंडिया में ब्रिटिश आ गए तो अब उन्हें ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी कह रहे थे, तो उन सब को एक साथ मिला के एक फेडरेशन क्रिएट करना था। फेडरेशन की रिक्वायरमेंट ये थी कि जो भी कोई फेडरेशन का पार्ट बनना चाहता था उसे एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाना पड़ता। मतलब आपको बनना है फेडरेशन तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आपको साइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी थी कि 50% ऑफ इंडियन स्टेट्स कम से कम फेडरेशन के जब पार्ट बनेंगे तभी ऑल इंडिया फेडरेशन बना। मज़े की बात ये थी कि ये ऑप्शनल था इंडियंस के लिए, वो चाहे तो बने, ना चाहे तो ना बने, और इसीलिए अच्छा ये हुआ कि किसी ने चाहा ही नहीं और कभी फेडरेशन को ज्वाइन करने की बात ही नहीं हुई और कोई फेडरेशन बना ही नहीं। ऑल इंडिया फेडरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं बनी। हमारे पास 9 प्रोविंसेस हो चुके थे। 1909 में हमारे पास 7 थे और उसके बाद फिर 2 और ऐड हुए थे, 9 हुए। अब फिर से 2 ऐड कर दिए गए थे। एक तो हुआ आपका सिंध और दूसरा बिहार एंड उड़ीसा में से बिहार और उड़ीसा दोनों को सेपरेट कर दिया। तो अब हमारे पास टोटल 11 प्रोविंसेस हो चुके थे। जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट था हमारा, उसको 2 हाउसेस में डिवाइड किया गया। एक का नाम था फेडरल असेंबली जो कि लोअर हाउस था, दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो अपर हाउस था। इनका टेन्योर 3 साल का था और इनका टेन्योर 5 साल का था। फेडरल असेंबली में टोटल 375 सीट्स की बात की गई, जिसमें से 250 सीट्स जो है ब्रिटिश इंडिया ऑक्यूपाई करेगी और 125 सीट्स में इंडियन स्टेट्स होंगे। काउंसिल ऑफ स्टेट में 260 सीट्स थी, जहां पे 156 सीट्स ब्रिटिश इंडिया के लिए रख दी गई थी, 6 सीट गवर्नर जनरल के रिकमेंडेशन के लिए रख दी गई थी और बाकी रेस्ट पे डायरेक्ट इलेक्शन होता। जो हमारे 9+2 11 प्रोविंसेस बन चुके थे, उसमें से 6 प्रोविंसेस अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर लग गया था और बाकी में यूनिकैमरल थे। वो कौन कौन से प्रोविंसेस थे? बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार, बंगाल और यूनाइटेड प्रोविंस। ये 6 प्रोविंसेस ऐसे थे जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर को अप्लाई कर दिया गया था। बर्मा का सेपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू ही हुआ। 2 साल बाद 1937 में बर्मा सेपरेट हो गया। वहाँ पे भी अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही अप्लाई हुआ। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पूरी की पूरी गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। गवर्नर जनरल साहब यहाँ भी पावर में ही थे तो उनको मिल गई थी। गवर्नर जनरल को जब हम यहाँ पढ़ते हैं अभी, वो मिनिस्टर्स के एडवाइस पे भी एक्ट कर सकते थे और वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के डायरेक्शन पे भी ऐड कर सकते थे और गवर्नर जनरल क्राउन के बिहाफ पे भी काम कर रहे थे यहाँ इंडिया में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ। पावर को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो हम आज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के नाम से। पहला था फेडरल, जहाँ पे फेडरल लेजिस्लेचर को पावर दे दी गई कि जितने भी इसमें मैटर है उसमें तुम लॉ बनाओगे। प्रोविंशियल में प्रोविंशियल स्टेट्स को दे दिया गया लेजिस्लेचर को, और कंकरेंट में एज यूजुअल जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं वैसे दोनों को पावर दे दी गई कि आप दोनों लोग बनाइए।
फेडरल वाली जो लिस्ट थी उसमें 2 कैटेगरीज और बनाई गई, एक था आपका रिजर्व्ड, दूसरा था आपका ट्रांसफर्ड। जो रिजर्व्ड कैटेगरी थी उसमें गवर्नर जनरल अपने 3 काउंसलर के साथ लॉज बनाएंगे, जो भी डिसीजंस लेंगे वो इनके साथ लेंगे। ये लोग लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं थे क्योंकि भैया इनके पास बहुत पावर थी, छोटी मोटी हस्ती नहीं थे ये। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की जब बात करते हैं, जो गवर्नर जनरल था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ यहाँ पे काम करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और ये लोग लेजिस्लेचर के कॉन्फिडेंस में एक्ट करेंगे। ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्लेचर के लिए। जो रेजिडरी पावर्स हैं, जो यहाँ पे फेडरल और प्रोविंशियल में या कंकरेंट में मेंशन नहीं है, अगर ऐसी किसी चीज़ पे लॉ बनाना है तो उसका अधिकार फिर से हमारे गवर्नर जनरल साहब को दिया गया। गवर्नर जनरल के पास अभी भी वीटो का पावर था, लेकिन अगर कोई भी लॉ आपका सेंट्रल लेजिस्लेचर लेकर आता था तो उस पर क्राउन का वीटो कराना ज़रूरी हो गया था, मतलब क्राउन उस पर वीटो करती थी। यहाँ पे अब हमारे पास फेडरल रेलवे अथॉरिटी को भी बनाया गया क्योंकि 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली रेलवे लाइन इंडिया में बिछा दी गई थी। तो अब ये हुआ कि जब रेलवे लाइन बिछ गई है तो इन्वेस्टर्स, इसमें भी इनका फ़ायदा ही था, जो वहाँ के इन्वेस्टर्स थे वो इसमें इन्वेस्ट करते थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट और शेयर्स कमाते थे। तो फेडरल रेलवे अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया, उसमें 7 मेंबर्स बनाए गए और बोले गए कि आप लोग गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे। गवर्नर जनरल फिर से बहुत पावरफुल है यहाँ पे। और इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं रेलवेज़ में, उनके लिए भी रूल्स बनाया गया ताकि मतलब उनके लिए रूल्स इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी चीज़ उनको नुकसान ना करे, उनका कोई लॉस ना हो। गवर्नर जनरल के पास पावर था कि अगर फेडरल लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है और इमरजेंसी जैसी कोई सिचुएशन है तो आप ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते हैं। एक फेडरल कोर्ट भी बनाई गई जिसे अब हम सुप्रीम कोर्ट के रूप में देखते हैं। फेडरल कोर्ट का जो रेशियो था 1:6 का था, 1 चीफ जस्टिस और 6 अदर जजेस थे। फेडरल कोर्ट का पास ओरिजिनल, एपिलेट और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी था। फेडरल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ब्रिटिश इंडिया पे भी था और फेडरल स्टेट्स में भी था। इसके बाद ये हुआ कि सब तो बन रहा है तो एक फेडरल बैंक भी बना दो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया ताकि क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सके, करेंसी जो है नेशन की उसको भी कंट्रोल किया जा सके। दिस वॉज ऑल अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में, जिसको हेड किया था रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स ने। ये लोग इंडिया आए थे 24 मार्च 1942 के आसपास और वापस चले गए थे 14 अप्रैल 1942 में। आए ही क्यों थे ये इंडिया? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में ब्रिटेन गवर्नमेंट को इंडियन सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी कंडीशन आ गई थी कि जापान जो है वॉर में जीत जाता और ब्रिटिशर्स हार जाते, जिसके वजह से हो सकता था कि जापान जो है इंडिया में इन्वेड करे। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स इंडियन से सपोर्ट मांग रहे थे। लेकिन हम सपोर्ट करते उसके पहले जो वाइसरॉय थे उस समय के, लॉर्ड लिनलिथ को इन्होंने एक फेक अनाउंसमेंट कर दिया। उस अनाउंसमेंट में इन्होंने कहा कि इंडियंस का हमें सपोर्ट है, सारे इंडियन स्टेट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारे लोग नाराज़ हुए, इंडियंस नाराज़ हुए। 7 प्रिंसली प्रोविंसेस ने रिज़ाइन कर दिया था, मुस्लिम लीग भी इनसे नाराज़ हो गई थी। लेकिन अभी भी ये सपोर्ट के लिए प्रेशराइज कर रहे थे इंडिया को और बोल रहे थे कि उसके रेसिप्रोकेशन में हम आपको क्या क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। पहली बार इन्होंने इंडिया के लिए राइट ऑफ डोमिनियन स्टेटस को रिकॉग्नाइज किया था। इन्होंने बोला जो आपका डिफेंस है वो इंडिया का, वो ब्रिटिश के पास रहेगा। अब जब ब्रिटिश के पास डिफेंस रहेगा तो सबसे पावरफुल तो यहाँ पे फिर से ब्रिटिश ही हो गए ना, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा फिर। इसके बाद इन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल के पावर को हम अनअल्टर रखेंगे। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जिसमें प्रोविंशियल असेंबलीज भी होंगी, प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे, ताकि आप अपने लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकें। इस बात से इंडियंस खुश नहीं थे। क्यों नहीं खुश थे? क्योंकि इन्होंने पहली बात तो कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। हम क्या मांग रहे हैं? हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे। इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल की पावर को हम अनअल्टर्ड करेंगे। मतलब अभी तक तो हम पढ़ रहे हैं गवर्नर जनरल कितना पावरफुल है, अभी भी तुम मतलब गवर्नर जनरल को हमारे यहाँ अपॉइंट करोगे अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, अपने एजेंट के तौर पे। इस वजह से भी खुश नहीं थे। इन्होंने कहा कि इंडिया का जो डिफेंस है वो ब्रिटिश के पास रहेगा। डिफेंस जिसके पास होता है वो बहुत पावरफुल होता है, तो आप फिर से पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज़ की राइट को रिकॉग्नाइज नहीं किया इन्होंने। और इसके बाद इन्होंने बोला कि आप हर प्रोविंस के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। सोचो आप
अगर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनता तो उत्तर प्रदेश से बिहार जाने के लिए हमें वीज़ा को अप्लाई करना पड़ता। तो इस वजह से इंडियंस खुश नहीं थे और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। कैबिनेट मिशन 1946 का जो ऑब्जेक्टिव था उसमें पावर्स जो ब्रिटिशर्स के पास थी उसको ट्रांसफ़र करना था इंडियन लीडर्स को, ताकि इंडिपेंडेंट इंडिया बनाया जा सके। यहाँ पे जो क्राउन की पैरामाउंटेंसी थी वो लैप्स हो चुकी थी। कैबिनेट मिशन 1946 में जो लोग आए वो 3 सप्ताह जो है भारत में रहे और अलग अलग लोगों के साथ डिस्कशन किया। उसके बाद 16 मई 1946 में एक रिपोर्ट दिया इन्होंने, जिसमें जो उसका क्रक्स था कि अनडिवाइडेड इंडिया चाहिए इंडियंस को, और साथ ही साथ कोई सेपरेट इलेक्शन नहीं चाहिए। उस समय इन्होंने आइडिया दिया कि हम ये सेपरेट इलेक्शन नहीं करवा रहे, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट नहीं दे रहे, लेकिन इन्होंने बोला कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी बनाया जाएगा। ग्रुप ए में कौन रहेंगे? हिंदूज जो मेजॉरिटी में हैं। जितनी भी स्टेट्स जो है मेजॉरिटी में हिंदूज थे जहाँ रहते थे उनको ग्रुप ए में डाल दिया गया, जिसमें आता था यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, अजमेर, कुर्ग, दिल्ली, मद्रास और बिहार। ग्रुप बी और ग्रुप सी में बोला कि जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं उनको हम ग्रुप बी और ग्रुप सी में डाल देंगे, जिसमें आ गया पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बंगाल और असम, और साथ ही सारे प्रिंसली स्टेट्स जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। तो इन्होंने ये वाला आइडिया भी दिया। अब सपोज करिए, मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, इंडिया को इस तरीके से समझते हैं। ये वाला जो एरिया था वो ग्रुप बी को दे दिया इन्होंने, जहाँ पे कौन रहेंगे? मुस्लिम्स रहेंगे। ये वाला एरिया इन्होंने किसको दे दिया? ग्रुप सी को दे दिया, जहाँ फिर से मुस्लिम्स रहेंगे। ग्रुप ए जो है स्कैटर्ड था ऐसे ऐसे, यहाँ पे ग्रुप ए में हिंदू मेजॉरिटी के लोग रहेंगे, और बाकी जो चीज़ें बचती हैं, बाकी जो स्टेट्स बचते हैं वो प्रिंसली स्टेट्स एज इट इज़ रह गए। तो यहाँ पे इन लोगों का प्लान ये था कि आप लोग अपने अपने ग्रुप्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। पहले तो सारे स्टेट्स जो ये अलग अलग हैं ये लोग पहले अपने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, फिर मिल के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। ये लोग पहले अलग बनाएंगे, फिर मिलेंगे एक साथ, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इन लोगों को भी बोला कि तुम लोग अलग अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और मिल के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, फिर तुम तीनों लोग मिल के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और फिर ऐसे करके अप्लाई होगा। तो जिन्ना बहुत खुश थे क्योंकि वो सेपरेट पाकिस्तान का भी डिमांड कर रहे थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये भी है, हम इनको परमानेंट कर देते हैं। लेकिन गांधी जी ने आइडिया दिया कि ये प्रोविज़न टेम्परेरी है। अगर कोई ग्रुप बी का मेंबर ग्रुप ए ज्वाइन करना चाहे या ग्रुप सी का मेंबर ग्रुप ए ज्वाइन करना चाहिए तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को अपोज किया और जिन्ना बोले नहीं, हम इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे। तो जिन्ना ने इस प्रपोजल को ही रिजेक्ट कर दिया। तो फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी रिजेक्ट किया, क्योंकि उनको था कि हमें फेडरल गवर्नमेंट बनाना है जहाँ पे हमारा सेंटर जो है स्ट्रांग होना चाहिए और स्टेट के पास कम पावर होनी चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? यूनियन को वीक कर रहे थे, सेंटर को वीक कर रहे थे और स्टेट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर दे रहे थे। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई उस समय और इंटरिम गवर्नमेंट को सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सपोर्ट किया और जुलाई 1946 में इलेक्शन कंडक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के 4th फेज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, और अब हम बात करेंगे उसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की। इस एक्ट के थ्रू 2 डोमिनियंस क्रिएट किए गए थे, इंडिया और पाकिस्तान। दोनों डोमिनियन के अपने गवर्नर जनरल थे जिनका अपॉइंटमेंट किंग करता। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहुत सारी पावर दे दी गई थी कि भैया आपके पास पावर है, अब आप लॉज वगैरह फ्रेम कर सकते हैं। 15 अगस्त 1947 के पास ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं था, ना ही डोमिनियन पे ना ही प्रोविंस पे। अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो सचिव साहब बैठे हुए थे लंदन में, उनकी पोस्ट को भी एबॉलिश कर दिया गया था और अब उस पोस्ट को सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन का नाम दे दिया गया था। इसके बाद जो देयर वाज लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन स्टेट्स, ब्रिटिश रूल का एंड हो चुका था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 15 अगस्त 1947 को फोर्स में आ चुकी थी और ब्रिटिश रूल का एंड हो गया, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई। हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे, भारत आज़ाद हो चुका था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 15 अगस्त 1947 को पिक्चर में भी आ चुका था। स्ट्रगल जो था इंडिपेंडेंस का वो ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी भी एक स्ट्रगल था खुद को इंडिपेंडेंट नेशन बनाने का, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने का, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए। जुलाई 1946 में हमने देखा था कैबिनेट मिशन, जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हो रहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 नवंबर में पिक्चर में आ गई थी। जो इलेक्शन हुआ था उसमें 296 सीट्स में से 211 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली थी, 73 सीट्स मुस्लिम लीग को मिली थी।
पहला जो मीटिंग हुआ था असेंबली का वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया था। मुस्लिम लीग ने इस समय बॉयकॉट कर दिया। असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया, जिसे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो ड्राफ्ट की गई, जो भी यहाँ पे बातें चल रही थी उसको ड्राफ्ट किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चेयरमैनशिप में एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनाई गई, जिसमें 7 मेंबर्स थे। जो पहला ड्राफ्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अडॉप्ट किया गया, उसको पब्लिश किया गया जनवरी 1948 में। पीपल ऑफ इंडिया को 8 महीने का समय दिया गया कि आप इस ड्राफ्ट पे डिस्कशन करिए, अगर कोई सुझाव, कोई अमेंडमेंट चाहिए तो वो भी बताइए। 7,635 अमेंडमेंट प्रपोज हुए थे, जिसमें से 2,473 अमेंडमेंट्स में डिस्कशन हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 11 सेशंस लिए थे, और साथ ही साथ ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था यहाँ पे जनवरी 1948 में, जिसको पब्लिश किया गया, ये 114 दिन के लिए रहा। 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया। उसके कुछ आर्टिकल तुरंत फोर्स में आ गए थे, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 372, आर्टिकल 388, आर्टिकल 380, 391, 392 एंड 393। रिमेनिंग आर्टिकल्स 26 जनवरी 1950 को पिक्चर में आते हैं, वो फोर्स में आते हैं। तो इंडिया वॉज इंडिपेंडेंस नाउ, और हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का लास्ट फेज भी हमने डिस्कस कर लिया। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी भी हुई होगी, और मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में भी आया होगा। क्लास पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।